आइए एक पल के लिए इंसानी इतिहास को 24 घंटे की एक घड़ी की तरह देखते हैं। अच्छा, 24 घंटे वाली एनालॉजी। हाँ, मतलब जो कुछ भी हमें सभ्यता मानते हैं, बड़े शहर, बड़े बड़े साम्राज्य, विज्ञान, इंटरनेट, वो सब इस घड़ी के बिल्कुल आखिरी कुछ सेकंड में हुआ है। बिल्कुल। तो बाकी के 23 घंटे और 59 मिनट में क्या हो रहा था? इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी वो बोरिंग तारीखें नहीं है। ये हमारी इसी धरती के परतों में दबे इंसानी संघर्ष की एक बेहद रोमांचक कहानी है। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा जो मिशन है वो इन्हीं गुमनाम लाखों सालों को डिकोड करना है। सही कहा। आज हम कई शोध पत्रों, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्टों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के उस विशाल ढेर में गोता लगाने वाले हैं जो हमें पाषाण युग के खुरदुरे पत्थरों से ताम्र पाषाण युग की पहली चमकती धातु तक ले जाएगा। और श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ तथ्यों की एक सूची नहीं है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये सब याद रखना जरूरी तो है, लेकिन ये मानव सभ्यता के विकास की एक एकदम सिनेमाई यात्रा भी है। बिल्कुल है। और ये यात्रा कितनी दिलचस्प है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इस इतिहास को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वो खुद में एक बड़ा रहस्य है। हाँ, मुख्य रूप से अगर देखें तो इतिहास को 3 बड़े कालखंडों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन इतिहास, जो मानव की शुरुआत से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक चलता है। इसके बाद 8वीं से 18वीं सदी तक मध्यकालीन इतिहास आता है, जहां भारत में इस्लामी आक्रमणों की शुरुआत होती है। और फिर 18वीं सदी से लेकर आज तक का समय आधुनिक इतिहास है, जिसकी नींव ब्रिटिश राज के साथ पड़ी है ना। बिल्कुल सही। लेकिन इन कालों को समझने का तरीका बहुत अलग अलग है। हमारे पास मुख्य रूप से 2 ही तरीके हैं। या तो हम जमीन खोदें और जो मिले उसका अध्ययन करें, जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। हाँ, पुरातत्व विज्ञान। हाँ, या फिर हम उन दस्तावेजों को पढ़ें जो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, जहां लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। वो ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। लेकिन जहां कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, मतलब जहां इंसान को लिखना आता ही नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। लेकिन यहीं पर एक तीसरा कालखंड भी आता है ना, जो इतिहासकारों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, प्रोटो हिस्टोरिक काल। अरे हाँ, इसका सबसे शानदार उदाहरण तो हमारी अपनी हड़प्पा सभ्यता है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, ये वो समय था जब इंसानों के पास अपनी एक लिपि थी। उन्होंने मुहरों पर, बर्तनों पर बहुत कुछ लिखा भी। लेकिन विडंबना देखिए कि आज तक दुनिया की कोई भी सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कोई भी बड़ा भाषाविद उस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। हाँ, वो आज भी अनडिसाइफर्ड है। ये सोचना ही अपने आप में एक रहस्य है कि हमारे पास एक पूरी की पूरी किताब है, लेकिन हम उसकी भाषा ही नहीं जानते। सही बात है। खैर, आइए उस दौर में चलते हैं जब लिखना तो दूर की बात है, इंसान ने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। लेकिन उस कहानी को शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इतने लाखों सालों के समय को हम मापते कैसे हैं। इसके लिए हमें समय की गिनती के उस सिस्टम को समझना होगा जो पूरी दुनिया मानती है। इतिहास में समय को BC यानी बिफोर क्राइस्ट में मापा जाता है, जिसे आजकल के मॉडर्न शोध में BCE या बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है AD यानी अन्नो डोमिनी, जिसे CE या कॉमन एरा कहा जाता है। अगर हम एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। 4.5 अरब साल, मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे दिमाग में बैठाना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, और हम जिस मानव इतिहास की बात कर रहे हैं ना, वो पृथ्वी के विकास के 4थे चरण में आता है, जिसे क्वार्टनरी स्टेज कहते हैं। तो इस टाइमलाइन को अगर समझना हो तो इसे गणित की एक नंबर लाइन या उल्टी गिनती की तरह देखा जा सकता है। कैसे? मतलब BC वाले साल उल्टे चलते हैं। जैसे 1000 BC के बाद 900 BC आएगा, और AD वाले साल सीधे चलते हैं, जैसे आज का समय चल रहा है। ये बहुत ही सटीक तरीका है इसे समझने का। और ये जो क्वार्टनरी स्टेज है, ये भी 2 बहुत ही अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा। पहला है प्लेस्टोसीन युग, जिसे आम भाषा में आइस एज या हिमयुग कहते हैं, और दूसरा है होलोसीन, जो हिमयुग के समाप्त होने के बाद का गर्म समय है। तो हमारा जो सबसे शुरुआती इंसान था, जिसे पैलियोलिथिक ह्यूमन या पूरा पाषाण काल का मानव कहते हैं, वो इसी प्लेस्टोसीन युग के जमा देने वाले बेहद बर्फीले माहौल में जी रहा था। बिल्कुल। लेकिन
मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर वो पूरा समय एक आइस एज का था, चारों तरफ भयंकर ठंड थी, तो इंसान बस इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ क्यों नहीं चला गया, जहां थोड़ी गर्मी होती? वो बर्फीली गुफाओं में क्यों टिका रहा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। असल में माइग्रेशन या प्रवास रातों रात नहीं होता है, इसमें कई कई पीढ़ियां लग जाती हैं। वो भी है। और दूसरी बात, हिमयुग का मतलब सिर्फ हर जगह बर्फ गिरना नहीं था। वैश्विक तापमान इतना ज्यादा गिर गया था कि बारिश बहुत कम हो गई थी। हर जगह शुष्क और ठंडे रेगिस्तान बन गए थे। अरे, इसलिए इंसान जहां था वहीं उसे बचने के तरीके खोजने पड़े। और यही वो जगह है जहां इंसान ने पत्थरों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। पैलियोलिथिक काल, जो 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पैलियो मतलब बहुत पुराना और लिथिक मतलब पत्थर। सही कहा। 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का ये दौर इंसान और प्रकृति के बीच एक क्रूर संघर्ष का दौर था। और इस इतने लंबे समय को इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों की तकनीक के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। तो चलिए लोअर से शुरू करते हैं। हाँ, लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक चला। ये पूरा समय कठोर आइस एज का था। इंसान के पास घर बनाने की तो कोई तकनीक थी नहीं, इसलिए वो प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों के नीचे बने रॉक शेल्टर्स में रहता था। और ये संघर्ष किसी एक जगह नहीं चल रहा था। अगर हम उस समय के भारत का एक नक्शा सोचें, तो उत्तर में पंजाब की सोन घाटी से लेकर कश्मीर के पहलगाम तक, और मध्य में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के रॉक शेल्टर से लेकर राजस्थान के डीडवाना तक इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। और अगर हम दक्षिण की ओर बढ़ें, तो महाराष्ट्र का नेवासा और कर्नाटक का हुन्नासागी भी इसी बर्फीले संघर्ष के गवाह हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब जगहों में एक जगह है जिसने सच में सबसे ज्यादा चौंकाया है, महाराष्ट्र का पाटने। अरे हाँ, पाटने। वहां पहली बार शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के अंडों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब भारत में शुतुरमुर्ग, ये कैसे मुमकिन है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही अद्भुत साक्ष्य है। कैसे? आज का जो महाराष्ट्र है और लाखों साल पहले का जो वातावरण था, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। हिमयुग के दौरान वहां का पर्यावरण बहुत शुष्क था, एकदम आज के अफ्रीकन सवाना घास के मैदानों जैसा। अच्छा। तो इसलिए वहां शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षियों का होना पूरी तरह से प्राकृतिक था। बिल्कुल। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग तथ्य है। खैर, इसके बाद समय आगे बढ़ता है और हम मिडिल पैलियोलिथिक काल में आते हैं, जो 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक रहा। इस काल में इंसान सिर्फ शिकार कर रहा था और भोजन इकट्ठा कर रहा था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जिसे फ्लेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस फ्लेक टेक्नोलॉजी ने शिकार का तरीका ही बदल दिया था ना। पहले इंसान बड़े पत्थरों को सीधे फेंक के मारता था। हाँ, लेकिन अब वो ज्यादा चालाक हो गया था। इसे श्रोताओं के लिए ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास बर्फ का एक बड़ा सा चौकोर टुकड़ा है, जिसे हम कोर कहते हैं। अब आप उसे हथौड़े से चकनाचूर करने के बजाय एक दूसरे पत्थर से उस पर बहुत ही सटीक कोण से एकदम परफेक्ट एंगल से चोट करते हैं, ताकि बर्फ की एक पतली तेज धार वाली परत छिलकर बाहर आ जाए। हाँ, बस इसी छिलके को फ्लेक कहते हैं। यह पत्थर के चाकू जैसा होता था, जो जानवरों की खाल उतारने के लिए बेहतरीन था। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। इसके बाद 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच अपर पैलियोलिथिक काल आता है। यह आइस एज का बिल्कुल अंतिम चरण था। मतलब अब तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था। हाँ, और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी जैविक घटना घटी, होमोसेपियंस, यानी हम और आप जैसे आधुनिक मानव का उदय हुआ। ये तो मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दिमाग का आकार बढ़ चुका था। औजारों के लिए अब फ्लिंट स्टोन का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जो काफी ज्यादा मजबूत होता था। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, महाराष्ट्र का इनाम गांव और नेवासा और राजस्थान का डीडवाना इसके प्रमुख केंद्र बन चुके थे। और मानव विकास की ये कहानी सिर्फ हड्डियों और हथियारों तक ही सीमित नहीं है। हालांकि अगर हम जीवाश्म की बात करें, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास हथनौरा नाम की जगह पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है, जो मानव विकास के एक बहुत पुराने चरण को दिखाती है। हाँ, लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखता है जब हम इंसान के अंदर की कला को देखते हैं। 1957 में भारतीय पुरातत्वविद वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। और ये भारत की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग है। ये कोई साधारण बात थोड़ी है।
उन अंधेरी गुफाओं में जहां हर पल जंगली जानवरों का खतरा रहता था, वहां इंसान ने जानवरों की चर्बी और प्राकृतिक रंगों को मिलाकर दीवारों पर चित्र बनाए। सही बात है। यह साबित करता है कि इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, उसके अंदर कहानियां कहने की, खुद को अभिव्यक्त करने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत पैदा हो चुकी थी। और वैसे भारत में रॉक पेंटिंग्स को सबसे पहले पहचानने का श्रेय आर्चिबल्ड कैम्पबेल को जाता है। इसके अलावा अत्तीराम पक्कम जैसे पुरापाषाण स्थलों से भी हमें उस दौर की बहुत गहरी समझ मिलती है। और यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 10,000 BC के आसपास एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन हुआ। हाँ, बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी थी। जलवायु में गर्मी और नमी आने लगी और इसी के साथ शुरू हुआ होलोसीन युग, जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में इसे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 9000 BC से 7000 BC तक चला। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और शोधपत्र इसे 12,000 BC से 10,000 BC के बीच का संक्रमण काल भी मानते हैं। हाँ, वो डेट्स में थोड़ा डिबेट रहता है, मेसो यानी मध्य और लिथिक यानी पत्थर। लेकिन असली सवाल यह है कि इस काल को पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा क्या बदल रहा था? इसका सीधा संबंध वातावरण से था। बर्फ पिघलने से पूरी दुनिया का भूगोल बदल रहा था। जहां पहले बड़े बड़े बर्फीले मैदान थे, वहां अब घने जंगल उगने लगे थे। मौसम गर्म होने से वनस्पतियों की नई प्रजातियां आ रही थीं, और सबसे अहम बात, अब बड़े और सुस्त जानवरों की जगह छोटे और बहुत तेज दौड़ने वाले जानवर आ गए थे, जैसे हिरन या जंगली सुअर। अरे हाँ, अब यह समझना आसान है। अगर आप एक घने जंगल में किसी बहुत तेज दौड़ने वाले छोटे जानवर का शिकार करना चाहते हैं, तो आप 50 किलो का बड़ा पत्थर लेकर उसके पीछे थोड़ी भाग सकते हैं। बिल्कुल नहीं। वो पुरानी तकनीक अब बेकार हो चुकी थी, उन्हें कुछ नया चाहिए था। और वो नया आविष्कार था माइक्रोलिथ्स। माइक्रो यानी बहुत छोटा। इंसान अब 1 या 2 इंच के छोटे, नुकीले और बेहद धारदार पत्थर के औजार बनाने लगा था। और इन छोटे पत्थरों को लकड़ियों या हड्डियों के आगे बांधकर तीर और भाले बनाए जाने लगे। ये तो एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। और सिर्फ औजार ही नहीं बदल रहे थे, इंसान की सोच भी बदल रही थी। शिकार के पीछे भागते भागते उसने एक बहुत ही मौलिक बात समझी। उसने जानवरों के प्रजनन और उनके व्यवहार को बहुत करीब से देखा। और यहीं से इंसान हंटर्स यानी शिकारी से हर्डर्स यानी पशुपालक बनने की दिशा में आगे बढ़ा। अगर हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो ये नई जीवन शैली पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल रही थी। हाँ, गुजरात के मेहसाणा जिले में लांघणज, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में चोपनी मांडो, कर्नाटक में संगनकल्लू और दक्षिण में बिल्कुल नीचे तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक इन छोटे पत्थरों के औजारों का मिलना ये साबित करता है कि ये बदलाव कितना व्यापक था। बिल्कुल। और इस पूरी सूची में राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। क्यों? इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। यहीं से हमें जानवरों को पालतू बनाने यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के दुनिया के कुछ सबसे शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं। अरे वाह, मतलब इंसान ने ये गहरी बात समझ ली थी कि हर जानवर को रोज मार कर खाने से बेहतर है कि कुछ को जिंदा रखा जाए। हाँ, उन्हें पाला जाए ताकि बुरे वक्त के लिए दूध और मांस सुरक्षित रहे। लेकिन जानवरों को अपना साथी बनाना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली मानव क्रांति जिसने सच में हमारी दुनिया की नींव रखी, वो तब आई जब इंसान ने बीज का रहस्य सुलझा लिया। सही कहा, जब उसे समझ आया कि जमीन में कुछ दबाने से खाना उग सकता है। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं नियोलिथिक या नवपाषाण काल में। 7000 BC से 1000 BC तक का ये वो समय है जिसने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। नियो मतलब नया। अब इंसान भोजन की तलाश में भटकने वाला फूड गैदरर से भोजन उगाने वाला फूड प्रोड्यूसर बन गया था। उसने एक जगह टिककर खेती करना शुरू कर दिया था। और जब इंसान एक जगह रुकता है ना, तो बहुत कुछ बदलता है। वो घर बनाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो संपत्ति या प्रॉपर्टी इकट्ठा करना शुरू करता है। मानव मनोविज्ञान में ये मेरा है की भावना इसी नवपाषाण काल की देन है। और तकनीकी मोर्चे पर भी वे अब बहुत आगे जा चुके थे। उनके पत्थर के औजार अब सिर्फ नुकीले नहीं थे, बल्कि उन्हें घिस घिस कर अच्छी तरह पॉलिश किया जाने लगा था, जिससे वो ज्यादा टिकाऊ हो गए थे। हाँ, और जब आप खेतों में अनाज उगाएंगे तो उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो चाहिए। बर्तन। बिल्कुल।
बस यहीं से पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। काले और लाल रंग के बर्तन और विशेष रूप से कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी। ये कॉर्ड इम्प्रेस्ड मतलब? वो रस्सियों वाले डिजाइन। हाँ, ऐसे बर्तन जिन पर गीली मिट्टी के समय ही रस्सियों से डिजाइन बनाए जाते थे, ये इस काल की सबसे बड़ी पहचान बन गए। और हाँ, भीमबेटका में इस समय भी मानव, पक्षी और जानवरों की चित्रकारी का सिलसिला जारी था। सही कहा। अब अगर हम इस नवपाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों का गहराई से विश्लेषण करें, जो किसी भी एग्जाम या ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला नाम आता है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। यहाँ धूप में सुखाई गई ईंटों के घर मिले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ गेहूं, जौ और कपास यानी कॉटन की खेती के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। कपास उगाना उस समय के हिसाब से सच में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है। बिल्कुल। अब चलिए इस कृषि क्रांति के असर को देखने के लिए नक्शे पर थोड़ा उत्तर की ओर कश्मीर घाटी चलते हैं। ओहो, कश्मीर। यहां बुरज़ाहोम नाम की एक बेहद महत्वपूर्ण और अनोखी जगह है। बुरज़ाहोम का शाब्दिक अर्थ होता है प्लेस ऑफ बर्च, यानी बर्च के पेड़ों की जगह। और यहां रहने वाले लोगों ने एक कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए वे झील के किनारे जमीन के अंदर गहरे गड्ढे खोदकर उनमें रहते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल एक थर्मस फ्लास्क के विज्ञान जैसा था। जमीन के अंदर की गर्मी उन्हें जमने से बचाती थी। लेकिन बुरज़ाहोम की एक बात जो सच में दिल को छू लेती है और शायद थोड़ा हैरान भी करती है, वो है वहां की दफनाने की प्रथा। अरे हाँ, वो कुत्तों वाली बात। हाँ, वहां कब्रों में पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया गया था। ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि इंसान और जानवर के बीच सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और शायद एक आध्यात्मिक जुड़ाव बन चुका था। शायद वो मानते होंगे कि मौत के बाद के सफर में भी वो कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करेगा। बिल्कुल। इसके अलावा कश्मीर में ही गुफकराल नाम का एक और स्थल है, जिसे कुमारों की गुफा भी कहा जाता है, जहां खेती और पशुपालन दोनों के उन्नत साक्ष्य मिले हैं। अब अगर हम पूर्वी भारत की तरफ बढ़ें, तो बिहार का चिरांद एक ऐसा स्थल है जिसने आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका ही मचा दिया था। चिरांद इसलिए खास है क्योंकि यहां हड्डियों के औजारों का एक पूरा खजाना मिला है, विशेष रूप से हिरण के सींगों यानी एंटलर्स से बने औजार। और इतने ज्यादा हड्डियों के औजार पूरे भारत में किसी और नवपाषाण स्थल पर एक साथ नहीं मिले हैं। सही कहा। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कोल्डी हवा और मेहघरा का उल्लेख करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्डी हवा तो वैश्विक स्तर पर एक मील का पत्थर है, क्योंकि वहां लगभग 7000 BC के आसपास चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने चावल उगाने के साक्ष्यों में से एक है। और अगर हम दक्षिण भारत की ओर नजर डालें, तो वहां नवपाषाण बस्तियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। कर्नाटक में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकली हल और हल्लूर, ये सब कोई अलग थलग बस्तियां नहीं थीं, बल्कि एक जुड़ता हुआ समाज था। और हल्लूर इसलिए खास है क्योंकि वहां से बाजरे यानी मिलेट की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा। और आंध्र प्रदेश में उत्तनूर, जो वहां का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा और कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के आसपास बसा बुधियाल। वहीं तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कावेरी नदी के किनारे भी कई बस्तियां फल फूल रही थी। इनमें से कई जगहों पर ऐश माउंट्स यानी राख के बड़े टीले मिले हैं। राख के टीले? हाँ, जो बताते हैं कि वे मवेशियों का गोबर जलाते थे। क्या बात है। और इस कहानी में भारत का उत्तर पूर्व भी पीछे नहीं था। मेघालय में गारो हिल्स और असम में दाऊजाली हार्डिंग से बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। दाऊजाली हार्डिंग से तो जेडाइट नाम का पत्थर मिला है। मजे की बात यह है कि यह पत्थर वहां प्राकृतिक रूप से मिलता ही नहीं है। तो फिर वहां कैसे आया? ये शायद चीन की तरफ से पहाड़ों के रास्ते होने वाले किसी प्राचीन व्यापार के जरिए वहां पहुंचा होगा। अद्भुत। और अगर हम एक पल के लिए ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखें, तो तुर्की का कैटल हुयूक भी इसी काल का एक शानदार उदाहरण है, जिसे दुनिया की पहली प्रोटो सिटी या प्रारंभिक शहर का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। तो पत्थरों ने इंसान को सुरक्षा दी, खेती ने उसे भोजन दिया और मिट्टी ने बर्तन। लेकिन फिर एक ऐसा जादुई पदार्थ इंसान के हाथ लगा जिसने इंसानी सभ्यता के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। धातु। हाँ, धातु की खोज। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं चैल्कोलिथिक या
ताम्र पाषाण युग में, जो मोटे तौर पर 3500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। इंसान द्वारा खोजी गई, पिघलाई गई और इस्तेमाल की गई सबसे पहली धातु थी तांबा, यानी कॉपर। चैल्को का मतलब ही तांबा होता है। ये वो ट्रांजिशन काल था जब इंसान ने पत्थरों को पूरी तरह छोड़ा नहीं था, वो पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का एक साथ इस्तेमाल कर रहा था। और छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े ग्रामीण समुदायों में बदल रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तांबा उन्हें यूं ही जमीन पर पड़ा मिल जाता था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए गहरी खदानों की जरूरत थी और इसके मुख्य स्रोत बने राजस्थान की खेतरी खदानें और मध्य प्रदेश की मलंजखंड खदानें। मतलब धातु को पिघलाने की ये प्रक्रिया, जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं, किसी विज्ञान के चमत्कार से कम नहीं थी। राजस्थान के गणेश्वर से तो भारी मात्रा में तांबे के तीर, कुल्हाड़ियां और औजार प्राप्त हुए हैं, जो बताते हैं कि वे लोग धातु विज्ञान में कितने कुशल हो चुके थे। और इस टेक्निकी छलांग के कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में कई रीजनल संस्कृतियां विकसित हुई। हाँ, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो आहार और गिलुंड, जो बनास नदी की घाटी में स्थित हैं, इनमें आहार संस्कृति सबसे पुरानी मानी जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मालवा, कायथा और एरन की संस्कृतियां फली फूली, जो नर्मदा और काली सिंध नदियों के उपजाऊ किनारों पर बसी थीं। और ताप्ती नदी के किनारे सवालदा संस्कृति विकसित हुई। पूर्वी भारत में भी इस धातु युग का साफ असर देखा जा सकता था। बिहार में गंगा किनारे चिरांद और बंगाल में बर्दवान तथा मिदनापुर जिले। लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रवरा और गोदावरी नदियों के किनारे जो संस्कृति पनपी, वो पुरातात्विक दृष्टिकोण से शायद सबसे ज्यादा अध्ययन की गई संस्कृति है। हाँ, इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। जोरवे संस्कृति का विश्लेषण सच में बहुत कुछ सिखाता है। इसके मुख्य स्थलों में नेवासा, चंदोली, इनाम गांव, नासिक, नर्मदा किनारे स्थित नवदाटोली और दैमाबाद शामिल हैं। दैमाबाद इस पूरी जोरवे संस्कृति का सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण स्थल था ना, जहां से कांसे की कुछ बहुत ही शानदार मूर्तियां भी मिली हैं। बिल्कुल। इनकी जीवन शैली और विशेषकर मृत्यु के बाद की प्रथाओं पर गौर करना बहुत जरूरी है। जोरवे संस्कृति के लोग कलश शवाधान या अर्न बरियल का सख्ती से पालन करते थे। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी प्रथा थी, जहां मृत शरीर को एक बड़े मिट्टी के कलश में रखकर अपने ही घर के फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। इसके पीछे शायद ये विश्वास रहा होगा कि उनके पूर्वज मरने के बाद भी उनके घर का हिस्सा बने रहें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बात ध्यान देने वाली है। ये लोग तांबे को पिघलाना सीख गए थे, बड़े बड़े कलश बना रहे थे। लेकिन इतने एडवांस्ड होने के बावजूद इन ताम्र पाषाण युग के लोगों को दो बहुत ही बुनियादी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, उन्हें घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें पक्की ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता था। उनके सारे घर कच्ची मिट्टी और छप्पर के थे। बर्तनों के मामले में जरूर वे बहुत कलात्मक हो गए थे। काले और लाल रंग के बर्तन तो वे बनाते ही थे, लेकिन एक नई चीज जो इस काल की बहुत बड़ी विशेषता बन गई, वो थी गेरुए रंग के बर्तन, जिन्हें ऑक्रे कलर्ड पॉटरी कहा जाता है। हाँ, गेरू यानी ऑक्रे, जो जमीन से निकलने वाला एक प्राकृतिक रंगीन मिट्टी का पिगमेंट होता है। उसका इस्तेमाल करके वे अपने रोजमर्रा के बर्तनों को खूबसूरत बनाते थे। ये फिर से वही बात साबित करता है कि इंसान सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, सुंदरता के लिए भी काम कर रहा था। तो अगर हम कई हजारों सालों की इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं, तो ये एक बात बहुत स्पष्ट कर देता है कि ये सफर आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। बिना किसी आधुनिक मशीन के, बिना किसी भाषा के, सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज, उसकी जिजीविषा और उसके हाथों की कारीगरी ने बर्फीले तूफानों से लड़ते हुए तांबे को पिघलाने तक का ये असंभव सा सफर तय किया। चलिए, आइए इन लाखों सालों का एक बहुत ही तेज, रैपिड फायर और सिनेमाई फ्लैशबैक लेते हैं। कल्पना की आंखों से देखिए। शुरुआत होती है जमा देने वाले पुरा पाषाण काल के खुरदुरे पत्थरों और फिर फ्लेक टेक्नोलॉजी के धारदार किनारों से। फिर पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडों ने हमें चौंकाया। भीमबेटका की अंधेरी गुफाओं में इंसान ने अपने जज्बात और अपनी कहानियां दीवारों पर उकेरी। जब बर्फ पिघली और मौसम गर्म हुआ, तो मध्य पाषाण काल के इंसान ने खुद को बदला। उसने माइक्रोलिथ्स जैसे छोटे हथियार बनाए और बागोर में पहली बार जानवरों को अपना दोस्त बनाया। और फिर आई नव पाषाण काल की क्रांति,
जब बुर्ज़ाहोम में बर्फीली हवाओं से बचने के लिए इंसान ने गड्ढों वाले घर बनाए और अपने कुत्तों को साथ दफनाया। मेहरगढ़ में पहली बार इंसान ने धरती का सीना चीरकर खेती की और संपत्ति का विचार जन्मा। चिरान में हड्डियों के औजारों का खजाना मिला। और अंत में तांबे की खोज ने ताम्रपाषाण युग की नींव रखी, जहां मलंज खंड से तांबा निकाला गया और ज़ोरवे संस्कृति के लोगों ने अपने मृत परिजनों को कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे जगह दी। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली एक विकास यात्रा है। बिल्कुल। आज के इस गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए इस चर्चा से विदा लेने से पहले एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार पर गौर करना जरूरी है। ताम्रपाषाण युग की इन कच्ची बस्तियों के तुरंत बाद भारत में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और हड़प्पा जैसी महान और बेहद उन्नत सभ्यता का जन्म हुआ। उनके पास पक्की ईंटें थी, शानदार नगर नियोजन था और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक लिखित लिपि भी थी। और जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में चर्चा की थी, वो लिपि आज तक अनडिसाइफर्ड है, उसे कोई पढ़ नहीं सका है। तो आइए ये सोचते हैं, जिस दिन हमारी तकनीक या हमारी समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि हम हड़प्पा की उस प्रोटो हिस्टोरिक लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, हाँ, उस दिन प्राचीन इतिहास के कितने नए, कितने हैरान करने वाले रहस्य हमारे सामने अचानक से खुल जाएंगे। क्या उस दिन हमें अब तक का अपना पूरा प्राचीन इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा? इस विचार के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। विचार जरूर कीजिएगा।